गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। आप सबको ध्यान है ही हेनरी लॉ कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और किसी गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उस गैस का जो मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगा। मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस और मास ऑफ ए गैस डिजोल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर CO2 गैस को डिजोल्व किया जाता है हाई प्रेशर पे और बोतल को बंद कर दिया जाता है। जैसे ये बोतल को ओपन किया जाता है CO2 गैस के ऊपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है और उसकी सॉल्युबिलिटी इसलिए अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ डिक्रीज होती है। फिर CO2 गैस लिक्विड से उस सॉफ्ट ड्रिंक से बाहर निकलती है, निकलने की कोशिश करती है। ऐसा हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा। यानी जब प्रेशर हाई है, बोतल बंद है, तब तक CO2 की सॉल्युबिलिटी हाई है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। जैसे बोतल को ओपन किया उसके ऊपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई और वो बोतल से बाहर आती है, बाहर आने की कोशिश करती है। लिखते हैं इसको, तो CO2 गैस इज filled in soft drink at high pressure. When bottle is open, pressure on CO2 decreases, इसलिए क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सो इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज एंड क्या बोल देंगे, CO2 escapes आउट फ्रॉम बोतल। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड, क्या लिखा मैंने, इन डीप सी डाइविंग और स्क्यूबा डाइविंग। सी वाटर के अंदर ड्यू टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज हाई इन द बॉडी ऑफ डाइवर, इन द ब्लड ऑफ डाइवर। क्या बोला मैंने, सी वाटर के अंदर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने की वजह से डाइवर के ब्लड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी हाई होती है। लेकिन जैसे ही डाइवर सी वाटर के सरफेस पे आता है तो वहाँ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। इसलिए उसके ब्लड के अंदर जो भी गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और गैसेज जो होती है वो ब्लड से बाहर आती है, बॉडी से बाहर आती है। ठीक, बाकी किसी गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन गैस सी सरफेस पर आने पर डाइवर के ब्लड से, बॉडी से बाहर आती है तो डाइवर की बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं बैंड, BEND, मतलब उसका बैंड बजाता है लेकिन स्पेलिंग अलग है, BEND, पेन होता है। ऐसी कंडीशन डाइवर के साथ ना हो, इसलिए सी डाइवर्स अपने साथ क्या लेकर के जाते हैं बच्चों, हीलियम के सिलेंडर लेके जाते हैं। हीलियम क्या करता है, ब्लड में नाइट्रोजन की जगह रिप्लेस करके खुद आ जाता है और जब हीलियम सी वाटर के सरफेस पर डाइवर आता है तो उसके ब्लड से जब बाहर निकलेगा तो बॉडी में बैंड नहीं होता है, उसमें पेन नहीं होगा। हीलियम क्या करेगा, नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हीलियम जब बॉडी से बाहर आता है तो उसमें डाइवर की बॉडी में पेन नहीं होता है। ये है बच्चों सेकंड एप्लीकेशन। लिखते हैं इसको, तो इन सी वाटर ड्यू टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर
solubility of gases is high in blood of diver, but when diver comes on surface of sea water due to decrease in atmospheric pressure, solubility of gas, ये बोलेंगे gases decreases, and they escape out from body, बॉडी से बाहर आएंगे. इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में व्हेन नाइट्रोजन escapes out, it causes pain in body. This is called बैंड. क्या बोलते हैं इसको? बैंड. टू अवॉइड दिस, डाइवर कैरीज हीलियम, हीलियम है ये, HE नहीं, हीलियम सिलेंडर विद हिम. क्यों क्या करता है? बिकॉज हीलियम रिप्लेसेज नाइट्रोजन एंड देयर इज नो बैंड, कोई भी बैंड नहीं होता, नहीं बॉडी में पेन नहीं होता. व्हेन हीलियम रिलीजेज आउट, जब हीलियम बॉडी से निकल करके बाहर आती है. ये बच्चों सेकंड एप्लीकेशन है. थर्ड है इन फंक्शनिंग ऑफ लंग्स. तो लंग्स के ब्लड के अराउंड ऑक्सीजन गैस पे लगने वाला प्रेशर हाई होता है, इसलिए उस ब्लड के अराउंड ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हाई होती है. लेकिन जो हमारी बॉडी का टिश्यू है, वहाँ जो ब्लड होता है उसके अराउंड ऑक्सीजन पे लगने वाला प्रेशर लो होता है, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी लो होगी. इस वजह से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के पास से डिफ्यूज होकर कहाँ चला जाता है? ब्लड के बॉडी के टिश्यू के पास. कहाँ जाएगा? लंग से बॉडी के टिश्यू के पास. ये थर्ड एप्लीकेशन. तो देयर इज हाई प्रेशर अराउंड द ब्लड ऑफ लंग्स. ड्यू टू दिस solubility of oxygen is high, but at body tissue there is low pressure on O2 and oxygen is released around body tissue. फोर्थ और लास्ट एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड. तो एल्टीट्यूड पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? लो होता है, कम होता है. इसकी वजह से कोई भी अगर पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे है तो उसकी बॉडी पे लगने वाला प्रेशर लो होगा. ऐसा होने की वजह से उसके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन जो गैस होगी उसका अमाउंट कम हो जाएगा. गैस पे प्रेशर कम है तो ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी लो होगी, यानी उसका अमाउंट अपने आप कम हो जाएगा. ऐसा होने की वजह से जो पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे होता है वो जल्दी थक जाता है, उसको थकान महसूस होती है. और
इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, एनोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनोक्सिया। ऐसा ना हो, ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए जो पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे जाता है अपने साथ क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है वो उससे क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, उनको जल्दी थकान ना हो। तो लिखते हैं इस बात को, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर at high altitude, there is low concentration of oxygen in tissue of a person. It causes, it makes a person tired at high altitude, और इसको क्या बोलते हैं हम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। क्या बोला नाम इस कंडीशन का, एनोक्सिया। ऐसा ना हो, टू अवॉइड दिस माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, यानी जो ऑक्सीजन की कमी है वो यहां से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो माउंटेनर माउंटेन ड्यू कैरी नहीं करेंगे, क्या कैरी करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो कितनी एप्लीकेशन होगी बच्चों, 4 इसकी। फर्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक में, सेकंड बताया मैंने डीप सी डाइविंग में, थर्ड है फंक्शनिंग ऑफ लंग्स में, और फोर्थ और लास्ट है इसमें बच्चों एट हाई एल्टीट्यूड। तो ऐसे ये हेनरी ला की एप्लीकेशंस कंप्लीट। हेनरी ला की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हेनरी ला के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्स में कई बार इसका न्यूमेरिकल आ जाता है। तो पहला न्यूमेरिकल है बच्चों इसमें, कैलकुलेट मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड टू डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। आपने बताना है नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल्स डिजोल्व होंगे 1 लीटर वाटर के अंदर, और टेम्परेचर कितना है बच्चों, 293 केल्विन। अगली बात, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन पे प्रेशर लग रहा है वो कितना है, 0.987 बार। जो प्रेशर लगा रहे हैं डिजोल्व करने के लिए कितना लगा रहे हैं, 0.987 बार। और KH हेनरी कांस्टेंट नाइट्रोजन के लिए कितना गिवन है, 76.48 किलो बार। ठीक हो गया यहाँ तक, यानी आपको गिवन है हेनरी कांस्टेंट, नाइट्रोजन पे लगने वाला प्रेशर, 2 बातें, और आपका कितने लीटर वाटर में डिजोल्व हो रहा है, तो आपने नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल्स डिजोल्व होंगे वो फाइंड करने। हेनरी लॉ का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जो चीज़ें दे रखी है पहले उनको लिखते हैं। पहली चीज़ है बच्चों, नाइट्रोजन पे लगने वाला पार्शियल प्रेशर 0.987 बार। KH आपको गिवन है हेनरी कांस्टेंट 76.48 किलो बार है। किलो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, बार में। 1 लीटर वाटर है, अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या इसका अगर मास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो जब किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, तो मास अपने आप क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, तो ऑटोमेटिक उसका जो अमाउंट है, जो उसका मास है, क्या आएगा बच्चों, 1000 ग्राम। तो ये 3 चीज़ें अपने को क्वेश्चन में गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हेनरी लॉ को लगाना है। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू P बाई में KH। फॉर्मूला पढ़ा था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उसको सोल्व किया, x इक्वल टू ये वाला, कई बच्चों को अगर ध्यान नहीं होगा तो ऐसा लिखते थे ना, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और यहाँ से P फाइंड करना हो तो KH इंटू में x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, KH इंटू में x। तो x निकालना हो तो P बाई KH। देखो वहाँ लिखा मैंने, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी गैस का जो मोल फ्रैक्शन डिजोल्व होगा हेनरी लॉ के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x।
सोल्व करेंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट KH आता है, तो आपको x निकालना है। मिली मोल्स के लिए हेनरी लॉ लगा के पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल निकालना है, मिली मोल्स निकालने तो पहले हमने मोल फ्रैक्शन निकाला x। प्रेशर पार्शियल प्रेशर बाय में KH, पार्शियल प्रेशर बाय KH। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या याद रखिए बच्चों, या प्रेशर की 0.987, KH 76480, डिवाइड किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ गया, और अपने को मिली मोल्स निकालने हैं। ठीक, इस मोल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना नाइट्रोजन के निकालने, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर अपॉन में सोल्यूशन के मोल। सोल्यूशन के मोल कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये सोल्यूट है, 2 1 क्या है सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, नाइट्रोजन के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कैसे आएंगे, नाइट्रोजन के मोल्स प्लस में वाटर के मोल्स। वाटर का मास कितना है बच्चों, 1000 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, 55.5। आ रहा समझ। तो मान लिया यहाँ पे ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, क्या बच्चों ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन के मोल्स होंगे नेग्लिजिबल हो जाएंगे। डाइल्यूट सोल्यूशन इसलिए नाइट्रोजन के मोल्स नेग्लिजिबल, तो ऊपर सिर्फ किसके मोल होंगे, नाइट्रोजन के, नेग्लिजिबल हो गया, नीचे वाटर के मोल आ जाएंगे। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ से जो आपने फाइंड करी है 1.29। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, नाइट्रोजन के मोल्स नेग्लेक्ट कर दिए, वाटर के मोल पुट कर दिए, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पुट कर दी बच्चों, यहाँ से हमने नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड कर लिए। 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5 मल्टीप्लाई किए, मोल्स आ गए। मोल्स का क्या बनाना है, मिली मोल्स, तो क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा करते हुए क्या आ जाएंगे नाइट्रोजन के मिली मोल्स। पहले स्टेटमेंट लिखना है, हेनरी लॉ से मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रखना है, नाइट्रोजन के मोल बाय वाटर के मोल। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नाइट्रोजन के मोल नेग्लेक्ट हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रख देंगे, वाटर के मोल रख देंगे, तो इनकी हेल्प से नाइट्रोजन के मोल्स आ जाएंगे। उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो किसके मोल्स आ जाएंगे आपके पास, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद नाइट्रोजन के क्या आ जाएंगे, मिली मोल्स। तो ऐसा हम इसको कर सकते हैं। अभी बच्चों हेनरी लॉ में अगला न्यूमेरिकल है, जो एक टाइप का केस से अगला टाइप है ये। कैलकुलेट रेशियो ऑफ सोल्यूशन ऑफ O2 एंड N2 इन वाटर एट 373 केल्विन, यानी कितना ऑक्सीजन और कितना नाइट्रोजन वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, इसका रेशियो बताना है 373 केल्विन पे। आपको गिवन है नाइट्रोजन के लिए हेनरी कांस्टेंट और ऑक्सीजन के लिए हेनरी कांस्टेंट, दोनों के लिए अलग गिवन है। और क्या है, एज्यूम द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे लगने वाला प्रेशर 0.8 है और ऑक्सीजन पे कितना है 0.2 है। हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं बच्चों, अभी पढ़ा था, हेनरी लॉ इक्वल टू क्या है, P/KH हेनरी कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताना ना कि दोनों का सोल्युबिलिटी का रेशियो बताना है, तो हेनरी लॉ का यूज करते हुए दोनों के मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। तो पहले क्या रखेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये फॉर्मूला आ गया। क्या है देखो, इससे ध्यान देना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा बच्चों, अपॉन में हेनरी कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन के लिए। देखो क्या बोला मैंने, मोल फ्रैक्शन हेनरी लॉ से कैसे आएगा ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाय हेनरी कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन। फिर ऐसे नाइट्रोजन का कैसे आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन। वैल्यू रख लेंगे सबकी, रखते हैं। सबसे पहले क्या बोला मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन है, 7 पॉइंट, अलग अलग है दोनों के लिए, वैल्यू हम रखते हैं। KH ऑफ नाइट्रोजन, हेनरी कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन की वैल्यू देखो कहाँ पे गिवन है बच्चों, ये देखो हेनरी कांस्टेंट इज 12.6 इंटू 10⁻⁴ है नाइट्रोजन के लिए, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा बच्चों 0.2, अपॉन में हेनरी कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऊपर लिखा हुआ हेनरी कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे है, हेनरी कांस्टेंट नाइट्रोजन फॉर ऑक्सीजन इज 7.01, और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है बच्चों 0.8। दोनों का रेशियो हमने रख लिया यहाँ पे, किसके, हेनरी लॉ के हिसाब से, उसको आपस में डिवाइड कर देंगे, जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो आएगा वही उनकी सोल्युबिलिटी का रेशियो आ जाएगा। आया समझ, सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, इस रेशियो को रखना है यहाँ पे, ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन, अपने आप सोल्युबिलिटी का रेशियो आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। अगला क्वेश्चन है बच्चों ऐसे अगले टाइप का, हेनरी लॉ के ऊपर ही, फाइंड पार्शियल प्रेशर एट विच ऑक्सीजन हैज सोल्युबिलिटी ऑफ 0.05
ग्राम पर लीटर इन वाटर एट 293 केल्विन। क्या बोलता है यहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर लगने वाला पार्शियल प्रेशर बताना है जब कितना ऑक्सीजन डिजोल्व हो गया 0.05 ग्राम पर लीटर वाटर के अंदर, कितने टेम्परेचर पे 293 केल्विन पर। हेनरी कांस्टेंट ऑक्सीजन के लिए जो कि डिजोल्व हो रहा है कितना है 34.86 है। और आपको दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर सेम, जो सॉल्यूशन की डेंसिटी वही सॉल्वेंट यानी वाटर के लिए है। क्या गिवन है, वाटर का कितना अमाउंट डिजोल्व होता है वो दे रखा है बच्चों, टेम्परेचर दे रखा है बच्चों, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, सॉल्वेंट यानी वाटर सॉल्यूशन की डेंसिटी सेम दे रखी है। हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं सारी स्टेटमेंट को लिखते हुए। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोलता ना यहाँ पे कितना होगा 1000 ग्राम। 1 लीटर का क्या होगा, अगर सॉल्यूशन है तो अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, वॉल्यूम 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब कब हो सकता है, जब डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो। तो मास कितना होगा 1000 ग्राम होगा, रख दिया। मास ऑफ वाटर 1000 सॉल्यूशन का मास है बच्चों, और उसमें से सोल्यूट गैस कितनी डिजोल्व हो रही है ऑक्सीजन 0.05। 1000 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट वाटर का निकालना है, सोल्यूट गैस कितना डिजोल्व हो रहा है 0.05, माइनस कर दिया, लगभग ऑलमोस्ट 1000 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से वाटर के मोल निकालेंगे 1000 बाई वाटर का मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे, नाइट्रोजन कितना ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे, कितना डिजोल्व हो रहा है ऑक्सीजन 0.05 बटे में इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा O2 का 32, वाटर के मोल ऑक्सीजन के मोल। आगे यहाँ तक चलो, अब फॉर्मूले पे आ जाओ अपने पे, वही पुरानी बात, x वाला P अपॉन में KH, P अपॉन KH के फॉर्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ पे रखेंगे हम इस वैल्यू को। ठीक, उससे पहले एक बार देखते हैं, अगर मान लो फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए आपके पास जो मोल फ्रैक्शन होगा ऑक्सीजन का कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये रख दिया बच्चों, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो वहाँ पे सोल्यूट का मोल क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, हेनरी लॉ का फॉर्मूला निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए ऑक्सीजन का, क्योंकि उसके लिए अपने सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय में टोटल मोल, टोटल मोल कैसे आएगा, ऑक्सीजन का मोल प्लस वाटर का मोल, ऑक्सीजन का मोल यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी। अब लगा देंगे हेनरी लॉ का फॉर्मूला, यहाँ से P निकालना है, कहता है ना फाइंड पार्शियल प्रेशर, तो P क्या आएगा x इंटू KH, x इंटू KH। तो x मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का कितना है 2.81 इंटू 10⁻⁻⁵, और KH की वैल्यू कितनी है ऑक्सीजन के लिए 34.86। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, पहले सॉल्यूशन का मास रख लिया, वॉल्यूम के हिसाब से 1 लीटर है तो 1000 ग्राम होगा, सॉल्वेंट वाटर का मास सोल्यूट का माइनस करके भी वही आ जाएगा। सोल्यूट के मोल्स निकाल लिए, सॉल्वेंट के निकाल लिए, सोल्यूट के निकाल लिए। हेनरी कांस्टेंट निकालने के लिए ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकाला, ऑक्सीजन का मोल अपॉन में टोटल। यहाँ वाटर के कंपेयर में ऑक्सीजन के मोल बहुत कम है, आप देख सकते हो, नेगेटिव में है, बिल्कुल लो है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद हेनरी लॉ लगाएंगे तो पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चों KH इंटू में XO2, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कंप्लीट। तो यहाँ पे हेनरी लॉ कंप्लीट बच्चों। थिंक ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी पहले इसका मतलब समझना बच्चों, सॉलिड का मतलब है कि यहाँ पे जो हम सोल्यूट लेंगे वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो सॉल्वेंट लेंगे बच्चों वो लिक्विड फॉर्म में होगा। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है ये, इट इज अमाउंट ऑफ सॉलिड या सोल्यूट इन ग्राम, या इट इज मास ऑफ सॉलिड विच इज डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, जिसको हम कहाँ डिजोल्व करेंगे 100 ग्राम लिक्विड के अंदर, एट ए गिवन टेम्परेचर। कौन से कंडीशन में, गिवन टेम्परेचर पे, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म द सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या है ये, अमाउंट ऑफ सॉलिड है जो 100 ग्राम लिक्विड में एक गिवन टेम्परेचर पे डिजोल्व करके क्या बनाया जाएगा बच्चों, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने पढ़ा है कि जिसमें हम सेम टेम्परेचर पे और सोल्यूट डिजोल्व ना कर सके, इस बात को बोल देंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिखते डेफिनेशन, इट इज
amount of solid which is dissolved in 100 gram liquid at given temperature to form सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लो मैंने कहा बच्चों 10 ग्राम NaCl को 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो 10 ग्राम NaCl की 100 ग्राम वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। क्लियर। अब देखते हैं ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स, तो पहला फैक्टर ले लेंगे बच्चों, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। पहला फैक्टर हो गया क्या, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो नेचर में क्या देखना है कि ये दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है। तो इसके लिए एक लाइन का प्रयोग करेंगे हम, लाइक डिजोल्व्स लाइक। इसका मीनिंग क्या है, ए पोलर सॉलिड इज सॉल्युबल इन polar liquid and in the same way a non polar solid is soluble in non polar liquid। इसको समझाता हूं कैसे। It is based on the concept like dissolves like। ठीक, इसका मतलब क्या बच्चों, ए पोलर सॉलिड जैसे कि NaCl KCl इज सॉल्युबल इन पोलर लिक्विड। पोलर लिक्विड जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया। अब पहले इसको समझेंगे कि ऐसा क्या है कि पोलर सॉलिड पोलर लिक्विड के अंदर डिजोल्व होता है। जैसे मैंने NaCl को लिया तो आयन क्या बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको एक बार ऐसे कर देते हैं। वाटर भी पोलर है तो O पे नेगेटिव H पे पॉजिटिव, ऐसा रहेगा। आप जितने भी मॉलिक्यूल लिखेंगे वाटर के सब में ऐसे मिलेगा, O पे नेगेटिव H पे पॉजिटिव। देखो अभी क्या होगा बच्चों, अपोजिट आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा, जैसे Na पॉजिटिव O नेगेटिव, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव। अपोजिट आयन का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन क्या रिलीज करेगा, यहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी। क्या रिलीज करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी किसको कम कर देगा, लैटिस एनर्जी की वैल्यू को, जिसकी वजह से पोलर सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगा। आपने सुना होगा हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, एक बार मैं बता भी देता हूँ। पहले इस बात को लिखते हैं। पोलर के केस में देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस। क्या बोला मैंने, बिटवीन अपोजिट आयंस। इट रिलीजेज, क्या रिलीज करता है ये, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोला मैंने, हाइड्रेशन एनर्जी, विच ओवरकम्स द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक, अब ये लैटिस एनर्जी क्या है आपने पहले सुना है, मैं फिर भी आपको एक लाइन में समझा देता हूं। ये कोई मैंने आयनिक सॉलिड लिया, पोलर सॉलिड लिया, इसका 1 मोल लिया, इसको तोड़ करके आयन में इसको अलग अलग करना है। 1 मोल आयनिक पोलर सॉलिड को डिसोसिएट करना आयंस के अंदर, उसके लिए जो एनर्जी हम देंगे उसको बोलते हैं बच्चों लैटिस एनर्जी। अपने को देनी पड़ती है, आयन बनेंगे तभी तो इनका अट्रैक्शन होगा। फिर क्या ऊपर लिखा मैंने, हाइड्रेशन एनर्जी। जब भी 1 मोल आयनिक कंपाउंड, जैसे 1 मोल NaCl
कहाँ डाल दिया जाएगा, वाटर के अंदर। कहाँ डाल दिया बच्चों इसको, वाटर के अंदर। तो यहाँ से जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी। 1 मोल आयनिक कंपाउंड को जब वाटर में डाल देंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये अगले 1 मोल आयनिक सॉलिड को तोड़ने के काम आ जाएगी, इसलिए बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस से ज़्यादा होनी चाहिए। ये रिलीज एनर्जी अगले 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के काम आ जाएगी, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस से ज़्यादा होनी चाहिए। और पोलर सॉलिड और लिक्विड के केस में यही होता है कि क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, जो इसकी वैल्यू को कम कर देती है, क्योंकि इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ से आ जाती है, इसलिए पोलर सॉलिड पोलर लिक्विड के अंदर डिजोल्व होता है। सेम ऐसे ही एक नॉन पोलर सॉलिड नॉन पोलर लिक्विड के अंदर डिजोल्व होता है। ये दूसरा मतलब है लाइक डिजोल्व्स लाइक का। तो इसको लिखेंगे यहाँ, इन द सेम वे ए नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर जहाँ पे एक जैसा चार्ज हो, जैसे कि आयोडीन I2, I पे नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर लिक्विड, जैसे कि नॉन पोलर लिक्विड हो गया बेंजीन, टोल्यूइन, ऐसा। तो ये बच्चों आपका पहला फैक्टर हो गया जिसको बोला हमने नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। हमने एक लाइन का प्रयोग किया यहाँ पे, लाइक डिजोल्व्स लाइक। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर बच्चों टेम्परेचर। तो पहले एक लाइन लिखते हैं फिर इसको अप्लाई करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सॉल्युबिलिटी of solid in liquid is an एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो नाम सुना होगा बच्चों आपने एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट देनी पड़ती है। यानी ऐसे लिखेंगे, सॉलिड को डिजोल्व किया लिक्विड में, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, हीट। यहाँ क्या बनेगा इसका, सॉल्यूशन। ठीक, इतनी बात। अब मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। मान लो मैंने कहा कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा देखना है। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर इंक्रीज, यानी प्लस टी कर देंगे रिएक्टेंट साइड भी और प्लस टी कर देंगे प्रोडक्ट साइड भी। तो आपने नाम सुना होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल का। वो क्या कहता है कि जो भी चेंज होता है उसके इफेक्ट को ख़त्म करना है, अंडू करना है। तो पहले इधर हीट है, हीट होने की वजह से टेम्परेचर इधर हाई है, और टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो कुल मिलाकर रिएक्टेंट की साइड टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा हो गई। टेम्परेचर यहाँ भी इंक्रीज हुआ, दोनों साइड कंपेयर करना कि किस तरफ टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कौन सी तरफ ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट साइड। क्यों, क्योंकि इधर पहले से भी हीट होने की वजह से टेम्परेचर था। तो यहाँ बोलेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने से ओवरऑल टेम्परेचर बच्चों कहाँ पे हाई रहा, रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी टेम्परेचर इंक्रीज है, लेकिन एज कंपेयर टू रिएक्टेंट यहाँ टेम्परेचर लो है। तो ली चैटलियर क्या कहता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्टेंट साइड में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। इसको ख़त्म करने के लिए, अंडू करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट साइड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इधर जाने का मतलब क्या है, सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व होगा और सोल्यूशन बनेगा, मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज होगी। ठीक, लिखते हैं इस बात को, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर becomes high in reactant side। कहाँ ज़्यादा हो गई, रिएक्टेंट साइड में। टू डिक्रीज द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन मूव्स इन प्रोडक्ट साइड, जिसकी वजह से क्या होगा, बाय विच सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड
इन लिक्विड इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज। 99% सॉलिड के केस में ऐसा ऑब्जर्व होता है। कुछ केसेज और हैं, कुछ सॉलिड के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसलिए अगर वहाँ हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जस्ट इससे अपोजिट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्टेंट साइड में आएगी, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीज होगा। तो इन सम केसेज solubility of solid in liquid is an exothermic process so in this type of solid solubility decreases, ऊपर वाले से अपोजिट है बच्चों ये, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से। इस तरह के सॉलिड हो गए जैसे बच्चों सोडियम कार्बोनेट .H2O, लिथियम कार्बोनेट, इस तरह के सॉलिड में इस तरह की बात क्या होती है बच्चों, ऑब्जर्व होती है। और तीसरी कैटेगरी है बच्चों इसी में, इस फैक्टर में कई सारे सॉलिड ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बस टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने, एक फॉर्म से दूसरे में चेंज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा, सॉलिड ही रहेगा, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन टेम्परेचर। In case of some solid, there is no effect of temperature on solubility. Solid only changes from its one form to another। और इस टेम्परेचर को क्या बोला मैंने, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे इस टेम्परेचर को, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसका एग्जांपल एक, जैसे मैंने लिखा LiCl.6H2O, एक सॉलिड है ये, इसका टेम्परेचर हमने क्या किया, इंक्रीज किया। तो ये एक फॉर्म है, अगले फॉर्म में जब जाएगा तो इसके दो हाइड्रेट वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो यानी अगला फॉर्म क्या बनेगा बच्चों, LiCl4.4H2O, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो ये अपने अगले फॉर्म में चेंज हो गया। अगर इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल और रिलीज हो जाएंगे। तो अगला फॉर्म क्या बन जाएगा इसका, LiCl.2H2O। यानी ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर इस सॉलिड के लिए किसका काम करेगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर का। 2 फैक्टर्स कंप्लीट। तीसरा फैक्टर देखते हैं, प्रेशर। पहला फैक्टर था बच्चों नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दूसरा फैक्टर था टेम्परेचर, तीसरा है प्रेशर। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते प्रेशर अप्लाई करके, इसलिए यहाँ बोल देंगे हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, so pressure has no effect on solubility of solid in liquid। तो इसके साथ बच्चों ये आपका टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कंप्लीट होता है।